अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, माय लिसनर्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ए दिल नावल का पार्ट नंबर 40। तो आइए अपना आज का पार्ट शुरू करते हैं। 15 दिन के डेमो पर वो इन्हें वाकई अपने स्कूल के मयार की टीचर लगी। इसकी फीस बहुत अच्छी थी, लेकिन 1 महीने बाद अपनी तबीयत को मुस्तकिल बोझिल महसूस करके वो डॉक्टर के पास गई। वहाँ से मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली है। इतने दुखों में भी उसे खुशी का एहसास हुआ। वो अपनी खुशी बांटना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई नहीं था। और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने हूर को फ़ोन किया। उसे हूर का नंबर याद था। हूर के इतने सारे सवाल सुनने के बाद उसने हूर को सब कुछ बता दिया। वो अपने अंदर मजीद बातें नहीं छुपा सकती थी। उसने हूर को यही कहा था कि वो वहाँ अपना कॉलेज कंप्लीट कर ले, वो फिर उसे खामोशी से अपने पास बुला लेगी। उसने हूर को समझाया था कि वो इस बात का जिक्र किसी से ना करे। वो बिल्कुल ऐसे रहे जैसे उसे कुछ नहीं पता। जब हूर ने उसे आहत के बहाने का बताया तो उसका गम उसकी खुशी पर हावी हो गया। उसे नए सिरे से दुख हुआ कि आहत इसे ढूंढने के बजाय इसे फरामोश कर गया है, और इसे फर्क नहीं पड़ता कि मुनीज़ा इसकी ज़िंदगी में रहे या ना रहे। और दूसरी तरफ हूर को भी आहत सू चढ़ी हुई है। वो मुमता नहीं बहुत अच्छा समझती थी वो क्या निकले। इसको मुनीज़ा का फैसला बिल्कुल ठीक लगा। उसके बाद से वो मुनीज़ा से कांटेक्ट में रही थी, और अब भी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसके जिस्म में भी तब्दीली आ रही थी, जिसकी वजह से स्कूल और हॉस्टल में सब उसे गलत समझ रहे थे। और फिर स्कूल का माहौल ख़राब ना हो, इसलिए मैडम ने उससे अपने बारे में बताने का कहा, वरना मजबूरन इनको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कूल का माहौल ख़राब नहीं कर सकते। अपने किरदार को साफ करने के लिए उसे मैडम को सब बताना पड़ा। इस पर गुजरी सुनकर मैडम को उससे हमदर्दी हुई। मैडम ने भी यतीम की ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन इनके साथ इतना बुरा नहीं हुआ था। उसने मैडम से ये दरख्वास्त की थी कि वो उसकी बात का पर्दा रखें और किसी से डिस्कस ना करें। और फिर कुछ दिनों बाद यही मामला हॉस्टल में हुआ। वहाँ भी सब इसे अजीब नज़रों से देखने लगे। और फिर हॉस्टल के वार्डन ने इसे हॉस्टल के माहौल को साफ रखने की वजह से रूम खाली करने का बोल दिया, जिसकी वजह से उसे हॉस्टल के वार्डन को सच बताना पड़ा। लेकिन उसने हॉस्टल के वार्डन को मुकम्मल हकीकत नहीं बताई। जो जो उसे ज़रूरी लगा उसने वही बताया। दिन गुजरने के साथ साथ इसकी ज़िंदगी मुश्किल होती जा रही थी। खाला ने इसे चुप करवाकर इसके कमरे में भेज दिया था। वो कमरे में आने के बाद बहुत रोई थी। आज तक इसे किसी ने इतना नहीं डांटा था, और टांगे तोड़ने को तो बिल्कुल नहीं कहा था। लेकिन इसको इस बात का गम भी नहीं था। उसे दुख तो अपने मोबाइल टूटने का था। वो तो वहाँ बैठी अपने मोबाइल की मैयत पर मातम कर रही थी। जब रोना थोड़ा कम हुआ तो वो गुस्से से उठी और अलमारी से अपना बैग निकाला और इसमें अपने कपड़े भरने लगी और बाकी सामान भी। जब मीज़ा आप भी दूसरे शहर में रह सकती हैं अकेले, तो मैं क्यों हॉस्टल में नहीं रह सकती? मैं भी स्कूल में टीचिंग कर लूँगी। अब इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ कि छोटे बच्चों को पढ़ा सकूँ। समझते क्या हैं, ये अपने घर में रख रहे हैं तो क्या मेरी ज़ात पर एहसान कर रहे हैं? मुलाजिम समझ लिया है मुझे। मुलाजिमों के सामने मेरी बेइज्जती की, और फिर मोबाइल भी तोड़ दिया। अपने पैसों से लिया था, खुद ने नहीं दिलाया था जो तोड़ दिया। एक बार फिर आंखों से आंसू बहने लगे। मोबाइल का गम किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। तोड़ना था तो अपना तोड़ देते, मैं अपना, और मैं अगवा होती ना, इनका क्या जा रहा था? सूसू करती वो बहुत तेज तेज बड़बड़ा रही थी। उसे मुनीज़ा आप ही कहती हैं, प्यार करती हैं, केयर करती हैं। अभी बताऊंगी, फिर पूछूंगी कहाँ की केयर, कहाँ का प्यार। आने दो, मैं भी बोल दूंगी, डरती नहीं हूँ। मुझे रखकर एहसान नहीं कर रहे हैं। इनके दोस्त की करतूत ऐसे हैं, और मदद वो अपने दोस्त की कर रहे हैं, मुझे रखकर मेरी नहीं। वहाँ उतारे अपना गुस्सा। आंसू साफ करती वो अपनी किताबें समेट रही थी। हुरैन भी मुनीज़ा से अपनी हर बात शेयर करती थी, और जब उसने मुनीज़ा को उस सभी के बारे में बताया और उसके रोल्स के बारे में, तो बजाय मुनीज़ा गुस्सा होने के बहुत हंसी। जब आहद और उसके दरमियान गलत फहमियाँ नहीं थी, तो आहद ने मुनीज़ा को सभी के बारे में बताया था कि वो कितना कूल माइंडेड और साफ दिल का इंसान है। और हुरैन के मुँह से इसका गुस्सा सुनकर उसे हैरत हुई और थोड़ा गुस्सा भी आया, मगर जब उसने सभी के बनाए रूल सुने तो कहीं ना कहीं उसे खुशी हुई। हुरैन को अपनी बहन मानती थी और उसे हुरैन की फिक्र भी थी। और जब आते हुरैन से सभी के बारे में बता रही थी, उसे ये जाहिर था कि वो हुरैन में इंटरेस्ट रखता है। उसने हूर को भी यही कहा था कि वो हूर को पसंद करता होगा, जबकि वो उसकी बात का बुरा मान के कॉल ही बंद कर गई थी। इससे कहीं से भी सभी का रवैया प्यार वाला नहीं लगता था। और अब जब इतनी बड़ी डांट पड़ी थी, तो अब तो वो गलती से भी ये समझने की गलती नहीं कर सकती थी। आहत को सुबह 4 बजे की फ्लाइट मिली थी, और अभी 3:30 बज रहे थे, और सभी और आहत गाड़ी में बैठे एयरपोर्ट जा रहे थे। आहत को तो यकीन था कि वो मुनीज़ा ही है, और इसका यकीन देखकर सभी को भी यकीन हो गया था कि वो मुनीज़ा ही है।
लेकिन इस वक्त इसकी परेशानी ये नहीं थी, इसका जहन तो हुरैन पर अटका हुआ था। वो इतने महीनों में हुरैन को इम्प्रेस नहीं कर पाया था और फिर कल तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया था और तो मोबाइल भी तोड़ दिया था। फिक्र उसे ये थी कि मुनीसा मिल जाएगी तो हुरैन भी वापस चली जाएगी, और अगर वो हुरैन के लिए रिश्ता भी भेजता है तो हुरैन जब मुनीसा को इसके बारे में बताएगी और वो मना कर देगी और मुनीसा भी साफ साफ इनकार कर देगी। सोचते हुए उसने एक नज़र अपने बराबर बैठे आहत को देखा और फिर वापस खिड़की से बाहर देखने लगा। ये तो अभी से मजनू बना हुआ है, ये क्या मेरी मदद करेगा, बल्कि अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला के इसकी शादी कहीं और करा देगा। या अल्लाह, मैं क्या करूं, इसे तंग करने से बेहतर था इसकी आव भगत कर लेता, शादी के बाद तंग कर लेता। लानत है सभी तुम पर, एक लड़की इम्प्रेस नहीं कर सके। तुम ड्राइवर को क्यों साथ ले आए, मैं या तुम ड्राइव कर लेते। आहत की आवाज़ सुन के वो सोचों से बाहर निकला और इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। फिर तुम्हारे मेरे उड़ जाने, उसका इशारा फ्लाइट की तरफ था, के बाद गाड़ी वापस कौन ले जाता। बोलकर वो वापस खिड़की की तरफ मुड़ गया। हुरैन का सोच सोच कर वो अपसेट हो रहा था। लेकिन मैंने तो टिकट सिर्फ अपनी बुक कराई है, तुम तो नहीं जा रहे। सभी ने उसे उलझ कर देखा। जवाब मोबाइल में मसरूफ था। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे तुम पर रहम आ गया। जो तुम नूर के साथ करते आ रहे हो, मुझे नहीं लगता मुनीसा के आने के बाद वो तुम्हारे लिए रजामंदी देगी। तो जब तक मैं मुनीसा को लेकर आता हूँ तुम्हारे पास तब तक का वक्त है, मना लो उसे, अगर मान जाए तो। आहत की बातें सुन के सभी का मुंह खुल गया। क्या मतलब? मैं क्या करता आया हूँ? मेरा मतलब तुम्हें कैसे पता? क्या तुम्हारी बात हुई है वैन से? मेरा मतलब है हुरैन से। सभी ने उसे मशकूक नज़रों से देखा। हाँ, कभी कभी होती है, और मुझे ये भी पता है वही मासूम तुम्हारी मिस्टोरनी भी है। वो मुझे तुम्हारी और उसकी पहली मुलाकात के बारे में बता चुकी है, और तुम्हारे बनाए गए रूल्स के बारे में भी। मुझे दुख है कि मैंने कभी तुम्हारे घर के रूल्स फॉलो नहीं किए, पर प्रॉमिस आइंदा कोशिश करूँगा जब भी आओ एक रूल भी ब्रेक ना करूँ। आखिर में वो शौक हुआ। मुनीसा के मिल जाने की खबर ने ही इसे फ्रेश कर दिया था। सभी मुट्ठी भींच के अपना रुख खिड़की की तरफ कर गया। मीसनी कितनी घुन्नी है, मासूम, सिर्फ देखने में मासूम है, हकीकत तो मासूम मैं हूँ। मुझ मासूम की नाक के नीचे इतना सब हो गया और मुझे खबर ही नहीं। सारी लड़कियां मिसनी होती हैं। मिसनी बोलते हुए उसने अपनी कॉलेज फ्रेंड चीनी की याद आई, जिसने सभी की नोट्स कॉपी करने की शिकायत मिस एली को खामोशी से लगाई थी। इसने अपनी सोचे झटके और आहत की तरफ मुतवज्जा हुआ। तो उसने तुमसे वापस घर जाने का नहीं कहा? कहा था जब तुमने इस पर खाना बनाने की जिम्मेदारी डाली थी। जब तो मुझे तुम पर गुस्सा आया था कि दिल क्या था जिस मुझसे फरमाइशें करते हो उसे फोड़ दूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं शहर से बाहर हूँ, आते ही सबसे पहले इसे लेकर जाऊँगा। अब देखना मिसनी, वैन रात का क्या दिन का खाना भी बनवाऊँगा। उसे सोच सका। आहत के सामने बोलने की गलती उसने नहीं की। मुनीसा के बारे में नहीं पूछा उसने। एक और सवाल नहीं पूछा, शायद वो बिना बताए जाने पर मुनीसा से नाराज़ है। बुआ ने मुझे बताया था जब वो नाराज़ होती है तो बहुत बुरा नाराज़ होती है। इतना इतना ना सोचो, जो प्यार से मनाओगे तो मान जाएगी, है तो मासूम सी, साफ दिल की। बोलकर आहत वापस मोबाइल में कुछ करने लगा। सभी ने इसे आईब्रो झुकाकर देखा, क्योंकि इस वक्त वो इसे बिल्कुल मासूम नहीं लग रही थी। बिल्कुल वो तो खुद को मासूम तसव्वुर कर रहा था। वो फजर की नमाज पढ़कर लेटी थी जब तबीयत बोझल हो रही थी। वो खिड़की में खुली हवा खाने के घर से खड़ी हुई। इन 4 सालों में इसकी ज़िंदगी क्या से क्या हो गई थी। अगर 4 साल पहले वो वाली मुनीसा हाशिम को पता होता कि इसकी ज़िंदगी ये होगी तो वो भी अपने बाप के साथ मरना पसंद करती। यही बातें सोचते एक शफाफ आंसू इसके गालों से गुजरता थोड़ी पर टिक गया। इतनी मुश्किल क्यों है अल्लाह ताला ज़िंदगी? क्या मैंने इतने गुनाह कर दिए हैं कि वो मेरी दुआओं के आगे दीवार बन के खड़े हैं, या इतने बड़े गुनाह कर दिए हैं जिनकी तौबा कबूल नहीं हो रही? लेकिन अल्लाह, तेरे दरबार में तो हर उस गुनाह की माफ़ी है ना जिसकी तौबा दिल से की जाए। अब आंसुओं में रवानी आई थी और दोनों गालों से लुढ़कते आंसू थोड़ी से नीचे गिर रहे थे। ठंडी हवा की झोंके इसके चेहरे को बोसे दे रहे थे, लेकिन फिर भी अंदर की घुटन कम करने में नाकाम थे। मेरे अल्लाह, मैं तुझसे अपनी हर गुनाह की माफ़ी मांगती हूँ, हर गुनाह, छोटा बड़ा, देखा अनदेखा, सब गुनाहों की। अल्लाह, मैं थक गई हूँ, मुझ में और हौसला नहीं है। मैं अपनी हर तकलीफ़ पर सोचती हूँ कि मैं नहीं सह पाऊँगी, पर सह जाती हूँ। आप हिम्मत देते हैं, लेकिन मेरे अल्लाह, अब मैं नहीं सहना चाहती। अब मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहती हूँ। मैं थक गई हूँ मेरे अल्लाह, मेरे रास्ते मेरी मुश्किल आसान कर दे। मेरे हौसले और मेरी हिम्मत अब दम तोड़ रही है। अब आंसू के गोले उसके हलक में टक रहे थे। अल्फाज बंद हो गए थे। अब खाली आंसू अल्लाह से फरियाद कर रहे थे।
थोड़ी देर वहां खड़ी रहकर अब वो थक रही थी, इसलिए आराम से चलते वापस अपने सिंगल बेड पर आई और छत लेट गई। काली नजरों से छत को देखते देखते इसकी सोचों की डोर एक बार फिर उसके संगदिल की जानिब मुड़ गई। अब आंसू निकलकर इसके दुपट्टे में जज्ब हो रहे थे, जो उसने नमाज के बाद से अब तक बांध रखा था। वो आहत को सोच रही थी, इतना सब होने के बाद, इतने घटिया अल्फाज अपने बारे में सुनने के बावजूद वो इससे नफरत नहीं कर पाई। बेइज्जत दिल अब भी उसी को सोचता था और इसी के लिए दुआएं मांगता था। इज्जत नफ्स अना सब वो अपनी मोहब्बत में हार गई थी, लेकिन हासिल फिर भी कुछ नहीं हुआ था। शाम में हम तुझसे जुड़ जाते हैं, शब गुजर जाए तो घर जाते हैं। वक्त रुखसत इन्हें रुखसत करने हम भी ताहत नजर जाते हैं। यूं नुमाया है तेरे कूचे में हम झुकाए हुए सर जाते हैं। अपना का भी हमें पास नहीं, वो बुलाते नहीं पर जाते हैं। याद करते नहीं जिस दिन तुझे हम अपनी नज़रों से उतर जाते हैं। वक्त से पूछ रहा है कोई जख्म क्या वाकई भर जाते हैं। जिंदगी तेरे ताक़ुब में हम इतना चलते हैं कि मर जाते हैं। मुझको तनकीद भली लगती है, अब तो हद से गुजर जाते हैं। सभी सुबह 5 बजे घर आया था। आज नींद भी काफ़ी परेशान कर रखा था। शायद इसके दिल से एक बोझ हल्का हुआ था। आहत के साथ साथ वो खुद भी मुनीसा के लिए बहुत परेशान था। दिल इसके मिलने पर मुतमईन हो गया था। एक हुरैन की टेंशन थी, इसका वो हल निकाल चुका था। वो कमरे में आया और जूते उतार कर बिना चेंज किए ऐसे ही लेट गया। यूनिफॉर्म तो वो आहत के घर पर ही चेंज कर चुका था। लेटते ही कब उसकी आंख लगी उसे पता नहीं चला। सुबह हुरैन की आंख देर से खुली। उसने वक्त देखा तो 10:30 बज रहे थे। वो फ्रेश होकर आई तो उसे याद आया आज उसे हॉस्टल शिफ्ट होना है, लेकिन शिफ्ट होने से पहले मिर्जा को बताना और इजाज़त लेना ज़रूरी था। लेकिन फिर याद आया फ़ोन तो वो रिश्वत को तोड़ चुका है, लेकिन सिम कहाँ गई। फिर याद आया मोबाइल के सदमे में सिम भूल गई, अब सिम कहाँ ढूंढूं। वो कमरे से बाहर आई, सामने ही मुलाजमा सोफे की डस्टिंग कर रही थी। सुनो, कल मेरा मोबाइल टूटा था, यहाँ वो कहाँ गया। बीबी वो तो डस्टबिन में डाला था और इसका कचरा मेल मुलाजिम ने बाहर बड़े वाले बैरल में डाल दिया। कचरे की गाड़ी आती है ना सुबह, इसलिए सुबह आती है। ये सुनकर उसे फिक्र हुई कहीं सिम ना चली गई हो। वो भी कचरा लेकर चली गई। पता नहीं बीबी, ठीक है तुम अपना काम करो। मुलाजमा को वापस काम का भूलकर वो बाहर निकल गई। अब उसका रुख बैरल की तरफ था, जो मेन गेट से थोड़ा पीछे एक कोने में था। वो बैरल के आगे जाकर रुकी। इसकी सोच की उलट वो गंदा नहीं था, बल्कि इसमें सूखा सूखा कचरा था। बहुत सारी घास, दरख्त की डंडियां और मिट्टी थी। शायद माली लॉन और बाग की सफाई करके गया था। एक लंबी सांस लेकर उसने कचरे के बैरल में हाथ डाल दिया। वो तो शुक्र था वहां कोई नहीं था। चौकीदार भी पता नहीं कहाँ था। चूंकि वो बैरल इसके पेट से भी ऊपर आ रहा था और बड़ा भी था, इसलिए इसे झुकना पड़ रहा था। अब वो कचरे को हाथों से इधर किए नाक सुखेड़े अपना टूटा मोबाइल ढूंढ रही थी। ये जाने बगैर के लॉन के सामने ही ऊपर सभी के रूम की खिड़की थी, जहाँ वो खड़ा पहले हैरत और फिर मजे से फ्रेंड को देख रहा था। सभी को कुछ देर पहले ही उठा था, उठकर फ्रेश होने गया था और फिर ट्राउजर और टी शर्ट पहने रब से हुलिये में बाहर निकला। वो गैर इरादी तौर पर खिड़की पर गया था। लॉन पर एक नज़र घुमाकर वापस मुड़ने लगा। जब उसकी नज़र कचरे के बैरल पर पड़ी, पहले तो उसे समझ नहीं आया, पर जब गौर से देखा तो बस वो सारा कचरा उलट पलट करके देख चुकी थी, पर उसे अपना शहीद मोबाइल नहीं मिला। वो मायूसी से वहाँ से हटी। वहाँ से थोड़े फासले पर पानी का नल था, वहाँ से हाथ धोकर उसने अंदर की जानिब कदम बढ़ाया। सुनो कचरा रानी, वो जो मायूसी से अपने कमरे में जा रही थी, अपने पीछे से सभी की आवाज़ सुन के रुकी, लेकिन पलटी नहीं। फिर वापस कदम कमरे की तरफ बढ़ा दिए, क्योंकि वो कचरा रानी नहीं थी। मैंने कचरा रानी तुम्हें ही बोला है। अब क्यों हुरैन ने अपने दांत किचकिचाए। मैं कचरा रानी नहीं हूँ। उसे से एक लफ्ज़ चबा चबा कर बोला, लेकिन आवाज़ धीमी थी। इसका कल का गुस्सा देखने के बाद वो उसे अपना गुस्सा दिखाने का सोच भी नहीं सकती थी। अच्छा वो तुम कचरे में मुंह दिए खड़ी थी ना, तो बोलते बोलते सभी ने बात बीच में ही छोड़ दी और ट्राउजर की जेबों में हाथ डाले वो इससे चंद कदम के फासले पर खड़ा था। वह मुंह नहीं हाथ दिए खड़ी थी। दिल तो कर रहा था इसका मुंह तोड़ दे। हर बार दिल की कहा पूरी होती थी। अच्छा खैर तुम्हें घर में खाना नहीं मिला। उसकी बात को यकसर नज़रअंदाज किए दूसरे सवाल करने लगा, जो हुरैन को बिल्कुल बेतुका लगा। मिला था? क्यों? तो फिर तुम कचरे में खाना क्यों ढूंढ रही थी? सभी उसे जिज करने पर तुला था।
और वो भी प्रेशर कुकर की तरह फटने फटने के दर पे थी। आपको किसने बोला कि मैं खाना ढूंढ रही थी? शिद्दत जब्त से चेहरा सुर्ख हो गया था जो सभी को मजे दे रहा था। कचरे वाली तो खाना ही ढूंढती है ना। मजे से बोलता हंसी छुपाने की कोशिश करने लगा, लेकिन इतनी कोशिश के बाद भी उसकी हल्की सी हंसी निकल गई जो हुरैन को और सुलगा गई। मैं कचरे वाली नहीं हूँ, आप होंगे कचरे वाली। अब इसकी हालत ये थी कि अगर सभी मजीद कुछ भी बोलता तो वह धाड़े मार मार के रोती। फिर से गलती, मैं कचरे वाला हो सकता हूँ पर वाली हरगिज़ नहीं। अब की बार हुरैन से जवाब दिए बगैर पलट गई। उसे दीवार पर सर फोड़ना बेकार था। अच्छा कचरा रानी, उफ, मेरा मतलब वैन सुनो, सभी ने उसे पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करती कमरे में चली गई। सभी भी इसके पीछे हंसते हुए कमरे में चला गया, लेकिन कमरे में जाते ही जब इसकी नज़र बेड पर रखे हुरैन के बैग पर गई, इसके तासुरात एकदम बिल्कुल संजीदा हो गए। मेरी बात सुनो। हुरैन बिना कोई जवाब दिए खामोशी से उसे देखने लगी। इसके संजीदा तासुरात देखकर हुरैन पहले तो डरी थी, क्योंकि उसे खुद भी अंदाजा हो गया था कि इसका बैग देखकर सभी का रिएक्शन बुरा होगा, लेकिन इसको क्या पता था कि सभी इसके पीछे इसके कमरे में आ जाएगा, वरना वो इस बैग को शोपीस बना के बेड पर ना रखती। आज शाम में हमारा निकाह है, सभी ने बिल्कुल संजीदगी से कहा। न इसकी बात में मजाक की नमक थी और ना ही गुस्सा। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आंखों में गुस्सा वाज़ेह था, लेकिन आवाज़ फिर भी लड़खड़ा रही थी। इसलिए तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो, सभी इसके चेहरे को बगौर देखते ही बोला। प्रेस मुलाजमा ले आएगी और थोड़ी देर में ब्यूटिशियन भी आ जाएगी, जब तक तुम अपना माइंड तैयार कर लो। वो बोलकर कमरे से जाने लगा जब पीछे से आवाज़ आई, मैं आपसे शादी नहीं करूँगी। अपनी आवाज़ को हल्का सा बुलंद करके वो खुद को निडर साबित कर रही थी, जबकि अंदर से वो इससे अब भी डर रही थी। कोशिश अच्छी थी। खैर 4 बजे निकाह और मुझे बाकी तैयारियां भी देखनी है, और अगर तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा पेश आऊँ तो अपनी चूचू बंद रखना। अपने लहजे में थोड़ी सी सख्ती लाए अपनी बात मुकम्मल करके वो इसे कुछ भी बोलने का मौका दिए बगैर कमरे से निकल गया। क्या हुआ है नूर, तुम रो क्यों रही हो? बोलो नूर, मुझे परेशानी हो रही है। हुरैन के दोबारा कुछ ना बोलने पर खाला इसके पास बैठकर इसे अपने साथ लगाया। मुझे शादी नहीं करनी इनसे, वो रोते हुए बोली किससे मेरा बच्चा? वही जो मुझे अपनी मुलाजमा समझते हैं। रोने की शुगल के साथ साथ वो खाला को बता रही थी, जिसकी आधी बातें खाला के सर के ऊपर से गुजर रही थी। तुमसे शादी का सभी ने बोला है? उन्होंने माथे पर बड़ लाले हूर से पूछा, जैसे इन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जी बोला है, आज शाम में 4 बजे हमारा निकाह है। अच्छा रोना बंद करो, नहीं हो रहा निकाह, कोई मेरी हूर के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हूर के माथे पर प्यार करती वो उसके आंसू साफ करने लगी। आप सच कह रही हैं? उसने बेयकीनी से खाला से पूछा। बिल्कुल सच कह रही हूँ। थैंक यू खाला। वो खाला के गाल पर प्यार करके अपने आंसू साफ करने लगी। वैसे मेरी बात तो बताओ जी, तुम सभी से शादी क्यों नहीं करना चाहती? मेरा मतलब दिखने में भी अच्छा है, पढ़ा लिखा है, लड़कियां तो यही सब चाहती हैं। खाला ने उससे प्यार से पूछा। वो ज़बरदस्ती हूर की शादी नहीं चाहती थी, और वो सभी का दिल टूटा हुआ भी नहीं देख सकती थी। उन्होंने हिरा के बाद सिर्फ हुरैन के लिए सभी की नज़रों में मोहब्बत देखी थी। हाँ, लेकिन लड़कियों को इज्जत और प्यार भी चाहिए होता है। एक बार फिर रोना शुरू हो चुका था, जिसे देख खाला ने थोड़ा सख्ती से उसे रोने से मना किया, तो उसने अपने आंसू साफ किए, जबकि आंखों में अब भी पानी भरा था। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वो तुमसे प्यार नहीं करता या इज्जत नहीं देता? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो मुझे प्यार और इज्जत देते हैं? वो खाला से उल्टा सवाल करने लगी। मुझे तो उसके हर अंदाज से लगता है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो तुम्हें इज्जत और मोहब्बत नहीं देता? खाला ने उससे बहुत आराम से पूछा। वो इस पर कोई भी दबाव नहीं डालना चाहती थी। हर अंदाज से। कल आपने नहीं देखा मुलाजमा के सामने मेरी कितनी बेइज्जती की? मुझे बोला कि मेरी टांगें तोड़ देंगे, और तो और मेरा मोबाइल भी तोड़ दिया। एक बार फिर मोबाइल को याद करके आंखें नम हुई। पूरी बात बताओ, कॉलेज से अकेले क्यों निकली थी? उसने पहले भी तो प्यार से समझाया था ना कि हालात ठीक नहीं है, कोई भी मसला हो तो फ़ोन करना। फिर फ़ोन क्यों नहीं किया था उसे? वो इस पर भी गुस्सा नहीं करता, पर कॉलेज के बाहर तुम्हें लड़के छेड़ रहे थे। खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो जाता तो क्या करती फिर? अब की बार हुरैन खामोश रही। खाला सही कह रही थी। हुरैन को वो दूसरे दिन ही समझा चुका था कि ड्राइवर ना आए या कुछ भी मसला हो तो उसे फ़ोन करें। और फिर उसने तुम्हें डांटा भी तो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी ही फिक्र में ना। अगर कुछ होता तो नुकसान किसका होता? मेरा। सर झुकाकर वो बस इतना ही बोली। नहीं खाला,
नहीं खाला, तुम्हारा नहीं उसका भी होता। खाला के बोलने पर उसने इन्हें देखा। खाला की बात उसे समझ नहीं आई थी। इनका कैसे? सवाल पूछती हुई वो खाला को बहुत प्यारी लगी। उन्होंने आगे बढ़कर इसका माथा फिर से चूमा। ये बात मैं बताऊंगी, पहले तुम बताओ और क्या बात बुरी लगी तुम्हें? वो अपनी मुलाजमत समझते हैं, नौकर होने के बावजूद खाने की जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी। ये बात हुरैन के दिल में उस दिन से चुप रही थी जिस दिन से सभी ने उसे रात का खाना बनाने का बोला था। मैं उससे किसने बोला था कि मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है और मैं बहुत मज़े का खाना बनाती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं बना सकती, डांट पड़ जाएगी। अब की बार हूर को एक और झटका लगा। ये बात तो उसने महविश से की थी, खाला को कैसे पता लगी? लेकिन ये बात तो मैंने महविश से की थी। हाँ, तुमने महविश से की और महविश ने मुझसे, और मैंने सभी से। तुम इससे बोलने में डर रही थी, इसलिए उसने तुमसे खुद बोल दिया। और फरमाइशी भी तुमसे वही करता था जो तुम्हें बनाना पसंद है। सही कह रही हूँ ना मैं? आपकी हुरैन भी इस सोच में पड़ गई। बाकी सभी ने अब तक वही चीज़ों की फरमाइश की थी जो उसे बनाना पसंद था, पर उसने कभी गौर ही नहीं किया। जी, लेकिन उनको कैसे पता चला कि मुझे क्या बनाना पसंद है? उसने सकीना से पूछा था। शायद तुम आहत के घर भी कुकिंग करती रही हो। जी, अब तो वाकई वो गिल्ट महसूस कर रही थी। जहाँ जहाँ वो सभी को कसूरवार कह रही थी, हर जगह वही गलत निकल रही थी। और कोई शिकायत? खाला उसे ही देख रही थी। इसके चेहरा शर्मिंदा शर्मिंदा सा लग रहा था। खाला का मकसद उसे शर्मिंदा करना हरगिज़ नहीं था, लेकिन इसकी गलतफहमी दूर करना और इसका दिल साफ करना बहुत ज़रूरी था। वो मुझे वैन बोलता है, और तो और आज कचरा रानी भी बोला। इससे पहले मुझे चोरनी भी बोला। बहुत गलत किया, मैं इसके कान खींचूंगी। पहले तुम बताओ, बदले में तुमने कुछ नहीं कहा? नहीं, एक और भी नहीं। अच्छा, फिर रिश्वतखोर, पुलिस वाला, चिचोरा और पागल किसे कहती थी? अब किसका दिल किया कि वो चुल्लू भर पानी में डूब जाए? वो मैं इनके सामने तो नहीं कहा। कमज़ोर सी दलील पेश की जो उसे खुद भी बेकार लगी। इतनी तेज तेज बड़बड़ाकर कहा कि मुलाजमीन भी सुन के हंसे। और सामने कहा जाए या पीछे, इससे क्या फर्क पड़ता है? बल्कि पीछे कहना ज़्यादा बुरी बात है। जी सॉरी। इसे खाला के सामने शर्मिंदगी हुई। इसे नहीं पता था वो इतना तेज बड़बड़ाती है। पहले दिन ही उन्होंने इतने सारे रूल्स गिनवा दिए जैसे मैं यहाँ कोई कैदी आई हूँ। आपकी कसूर बताने के साथ साथ दुआ भी की थी कि वो ही गलत निकले। ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन रूल्स में ऐसा कुछ भी खास नहीं था। सिर्फ हर रूल ऐसा था कि तुम उसके सामने रहो। मेरी बात अब गौर से सुनना हो। सभी तुम्हें पसंद करता है, बल्कि मोहब्बत करता है। खाला के बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कहने से हूर इन्हें हैरत से देखने लगी। इसे खाला से इस किस्म की बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में उसकी माँ की बात सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी। वो तुम्हारे यहाँ आने की बात से नहीं, पहले से तुमसे मोहब्बत करता है। और जब तुम्हारी इससे मॉल में बहस हुई थी, जब से बस उसको इजहार करना नहीं आता। उसने ये रूल्स भी सिर्फ तुम्हें इसलिए बताए थे ताकि तुम उसके सामने रहो, बल्कि उसने ये रूल बनाए ही तुम्हें देख कर थे। वरना वो तो खुद अपने कमरे में खाना खाता था, और इस दिन उसके मुंह से गलती से चाय निकली थी। वो कभी कभार शौक में चाय पी लेता है, लेकिन इसे पसंद नहीं है। लेकिन तुम चाय बनाती हो इसलिए वो पी लेता है। मैंने इसके हर अंदाज में तुम्हारे लिए एहतराम और इज्जत भी देखी है। तुम बताओ, उसने आज तक तुमसे कोई भी गलत बात की, या छिचोरी या नाजेबा बात? हालांकि पूछने पर उसने नफी में सर हिलाया। इज्जत भी उसे ही कहते हैं मेरा बच्चा। वो जो तुम्हें कचरा रानी या जो भी बोलता है वो मजाक में बोलता है। वो तुम्हारी फिक्र करता है। कल गुस्सा भी उसने तुम्हारी फिक्र में किया था। अगर वो तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद है तो इसमें कोई बुराई नहीं। मोहब्बत करने वाले निकाह ही करते। हाँ, लेकिन इसका तरीका गलत था। उसे ये बात मुझसे आकर करनी चाहिए थी। यूँ डायरेक्ट तुमसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे की वजह भी मैं जानती हूँ, लेकिन अभी तुम्हें बता नहीं सकती। खाला को मिर्जा की मिल जाने वाली बात मालूम थी, पर इन्हें ये नहीं मालूम था हुरैन इस बात से वाकिफ है, इसलिए वो रंग के सामने जिक्र नहीं करना चाहती थी। खाला और भी कुछ बोलती जब मैं भी इजाज़त लेके अंदर आई और एक ड्रेस बेड पर रखकर ये बोलकर चली गई कि ये ड्रेस सभी साहब ने हूर बीबी के लिए भिजवाया है। हुरैन जो खाला की बातें सांस रोके सुन रही थी, महविश का लाया और ड्रेस देखकर नजरें इस ड्रेस पर अटक गई। इसके फ्रांस को खाला की आवाज़ ने तोड़ा। ये निकाह तुम्हारी मुकम्मल रजाबंदी से होगा, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। और अगर तुम मुनीज़ा के ना होने पर इनकारी हो तो रुखसती उसके आने के बाद ही होगी।
खाला नहीं चाहती थी कि इसके दिल में कोई भी बात रहे, इसलिए इसकी एक और फिक्र को महसूस कर कर बोली, अगर तुम इस निकाह के लिए दिल से रजामंद हो तो तैयार हो जाना, वरना मैं सभी को मना कर दूंगी। किसी भी जोर जबरदस्ती या दबाव में फैसला नहीं करना। पुरसुकून होकर सोचो, जो तुम्हारा दिल कहे, जो तुम्हें मुनासिब लगे, मेरा फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। इसके सर पर शफकत से हाथ फेरती वो रूम से बाहर निकल गई। नूर की नजरें वापस इस ड्रेस पर गई जो मुलाजमा रख कर गई थी। ये वही ड्रेस था जो मॉल में उसने पसंद किया था। वो आगे बढ़ी और उस ड्रेस को हाथों में उठाकर देखने लगी। ये ड्रेस मैंने अपनी होने वाली वाइफ के लिए लिया है। जी, मेरी होने वाली बीवी आपकी तरह ही है। सभी के जुमले याद करके होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आई, जिसका उसे खुद भी इल्म नहीं था। वो ड्रेस वापस रखकर मुंह धोने चली गई। रोने की वजह से अब इसकी आंखों में जलन हो रही थी।